नमस्कार, आप देख रहे हो हनमित टीवी भारत। मध्य प्रदेश अब सिर्फ इतिहास और संस्कृति ही नहीं बल्कि एडवेंचर और इको टूरिज्म का नया हब बनने को और बढ़ रहा है। राज्य सरकार जल्द ही 2 बड़े पर्यटन आयोजनों की मेजबानी करने जा रही है। गांधीनगर फॉरेस्ट स्ट्रीट रीस्ट्रीट की शुरुआत 12 सितंबर से होगी, जबकि कुनो फेस्टिवल 5 अक्टूबर से पर्यटकों का स्वागत करेगा। गांधीनगर फॉरेस्ट रीस्ट्रीट में पर्यटक रोमांचक की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। हॉट एयर बलूनिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग और कैंपिंग जैसी साहसिक गतिविधियां यह मुख्य आकर्षक होगी। वही कुनो फेस्टिवल जो कुनो नेशनल पार्क में आयोजित किया जाएगा, वहां पर्यटक जंगल सफारी, ट्राइबल डांस, फूड फेस्टिवल और आर्ट एग्जीबिशन का लुत्फ उठा सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह आयोजन स्थानीय पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। ACS ताजा मामला प्रमोशन हो गया तो थोड़ा सा आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं चाहता हूँ तालियां बजाकर सब लोग सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे इलैया राजा जी भी हैं, विदिशा मुखर्जी भी हैं और अपने दीपांशु अग्रवाल जी जो ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी का पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर हम नई छलांग भी लगा रहे हैं, और पर्यटन कैसे आगे बढ़े इसके लिए तमाम प्रकार की गतिविधियां पर्यटन विभाग के द्वारा निरंतर आयोजित की जाती हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अभी 2 रीजनल कॉन्क्लेव भी संपन्न हुई। एक रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव हुई जिसमें 3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, और अभी ग्वालियर में भी ग्वालियर चंबल की कॉन्क्लेव संपन्न हुई जिसमें 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस कुनो की अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर से हम कुनो शुरू कर रहे हैं। वहाँ पे वी हैव डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज, जहाँ पे लैंड एडवेंचर एक्टिविटीज होगी प्लस एयर एडवेंचर एक्टिविटीज होती है। वहाँ पे जंगल सफारी इज आल्सो वन एस्पेक्ट, जहाँ पे चीता दिखाने के लिए हम ले जाएंगे जब भी नेशनल पार्क ओपन होता है उसके बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे हम डिफरेंट वर्कशॉप करते हैं जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, देन कुकिंग वर्कशॉप है जो हमारा एवरी वीकेंड में रहता है। Then we are doing a storytelling session, नेचुरोपैथी चीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर आज कोई भी नेशनल पार्क में जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग इज नॉट अ फिक्स थिंग, बट स्टिल अगर आपको नहीं हुआ है सो वी आर क्रिएटिंग एन इंटरप्रिटेशन सेंटर जहाँ पे यू कैन सी मेनी थिंग्स ओवर देयर, सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द गेस्ट। चलिए थोड़ा जोड़ देते हैं इसमें जो आप लोग बता रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने आपको उद्बोधित किया, दीपांशु ने और किलन ने बताया, तो ये दोनों हमारे अब स्टैब्लिश्ड ग्लैम्पिंग साइट्स हैं। ग्लैम्पिंग बोले तो ग्लैमरस कैंपिंग। तो यहाँ पर जो जाते हैं वहाँ पे केवल रुकने के लिए नहीं जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस क्यूरेट किए गए हैं ताकि वो रुकना सार्थक हो, और विद इन द टेंट सिटी और आउटसाइड द टेंट सिटी बहुत प्रकार के अनुभव कराए जाते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं। और पास के गांव में विलेज विजिट कराते हैं,
वहाँ पर जितना भी हेरिटेज आसपास है तो हेरिटेज ट्रेल कराते हैं। आप शायद दीपांशु जी ने बताया, मुझे नहीं याद है बताया कि नहीं बताया, बोट सफारी गांधी सागर में कराते हैं। बहुत अच्छी बोट सफारी 1 घंटे की, जिसमें वो इस तरीके से ले जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स और पक्षी जो आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो भी देखने को मिलते हैं। वल्चर नेस्टिंग देखने को मिलती है। बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं जो शायद दुनिया के किसी कोने में एक जगह में एक साथ इतनी चीज़ें ना मिलती हों। यहाँ पे बहुत सुंदर सुरम्य वाटर बॉडी है, पास में हेरिटेज का किला है हिंगलाजगढ़ फोर्ट, वाइल्ड लाइफ है, चीते वहाँ छोड़े जा चुके हैं। हालांकि साइटिंग कितनी होगी ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी कम है संख्या। लखनऊ में एक बार फिर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने आज राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन रामस्वरूप कॉलेज के छात्रों के समर्थन में किया गया, जिन पर हाल ही में पुलिस लाठीचार्ज हुआ था। दरअसल मामला जुड़ा है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से, जिसकी मान्यता खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर छात्रों को प्रवेश दे दिया गया। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ। इस घटना में सीओ समेत 3 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन छात्र संगठनों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। सपा छात्र सभा ने साफ कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिलाधिकारी शिव सहाय अस्थाई ने खुद मौके पर पहुंचकर नदी की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया और दीवार को तुरंत गिराने के आदेश दिए गए। घटना बेलहा देवी घाट की है, जिससे काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद जिलाधिकारी ने मंदिर और घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब साई नदी के भेंट में 50 मीटर के भीतर पक्का निर्माण देखा गया तो डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर मौजूद हल्का लेखपाल को फटकार लगाए और दीवार को तुरंत गिरवा दिया। डीएम ने अफसर को चेतावनी देते हुए कहा, दीवार अभी गिराओ, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। बेल्हा देवी मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर अब प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। प्रस्ताव हो कैसा रहने वाला? देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में आगमन हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि माँ बेल्हा देवी मंदिर का जो भी यहाँ पे संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ के विकास की, उन सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए और एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना करके आप शासन को प्रेषित करेंगे। तो उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। शासन के जो ऑलरेडी परियोजनाएं चिन्हित हैं, जिन पे पैसा आया हुआ है, उनका निरीक्षण किया गया है। घाट नदी के दोनों तरफ जो अतिक्रमण है उसको चिन्हांकित करके हटाने के निर्देश दिए हैं। तो आज कुल मिलाकर के हम समस्त अधिकारियों की टीम हमारे साथ है और हम लोग यही देख रहे हैं कि कहाँ पे कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरीके से इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में, कॉम्प्लेक्स के रूप में कैसे डेवलप किया जा सकता है। सर, घाट के दोनों तरफ क्या इसका डेवलपमेंट होगा? जैसे जी बिल्कुल, घाट के दोनों तरफ ये पूरा एक उसी परियोजना का हिस्सा होगा। जी थैंक यू। बागपत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बढ़ते यमुना के जल स्तर ने इलाके में हाहाकार मचा दिया है। खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं और दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबगा, टंडा, ककोर, भद्रखा, छपरौली, कविकाला जैसे गांव जलमग्न हैं। बाढ़ चौकियां डूब चुकी है और ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रहने के मजबूर है। किसानों के खरीफ की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बिजली सप्लाई बंद, झुग्गियां डूबी और जमीन कटाव की मार ने इलाके को पूरी तरह संकट में डाल दिया है। हाथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर आने वाले
48 से 60 घंटे में भगपात में दिखेगा और हालत अगर ऐसे ही रहे तो तबाही की तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस राहत या बचाव इंतजाम नहीं किए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीस राणा जी। यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी तो पूरी उफान पे जी दिख रही और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक लड़का भी जुनेद नाम का अभी डूबा है, कोई 40-45 मिनट हो लिए और कम से कम 500 बीघे जंगल भी काट दिया। गांव भी पूरे खतरे पे हैं और अधिकारी भी यहाँ कोई गौर नहीं दे रहे। या ठोकर वोकर लग जा, ठोकर लगनी चाहिए यहाँ से। गाँव के बंदे की बंदा भी बनना चाहिए जैसे हरियाणा की तरफ बन रहा, और यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। गाँव पूरा खतरे के स्थिति है। कितने गाँव हैं यमुना किनारे में जिनको जो खतरा मंडरा रहा है? कितने गाँव हैं? कम से कम है 20-25 गाँव में। जिला प्रशासन तो यहाँ कोई भी नहीं आ रहा, कौन देख रहा, बस आ गया कर्जा से अलर्ट कर रहा, कोई किनारे न जिए जमुना के, और वैसे कोई सुविधा है नहीं। क्या जानकारी? क्या खेतों में पानी पहुंचा अब तक? खेत तो कट गए जी सारे, खेत तो सारे कट के, छोड़ा ही नहीं कुछ, अंजन बंजन सब बह गए। कौन सी फसल का नुकसान हुआ है? फसल होया इसमें ज्वार बो रखी थी, मुंजी धान थी और लौकी बो रखे थे, बाजरा था, बहुत फसल थी। बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को स्तंभ कर दिया है। फरीदपुर थाना क्षेत्र में 6 साल के मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बच्ची का पड़ोसी है और 3 बच्चों का पिता भी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी लेकिन फरार हो गया। बच्चे के गले पर चोट के निशान भी पाए गए, उससे तुरंत मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। एसपी ग्रामीण आंशिक ने पुष्टि की है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। इस वारदात ने एक बार फिर समाज में बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 2 सितंबर 2025 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम बिलौआ से एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने की सूचना प्राप्त हुई और उसके पश्चात थाना फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि इस घटना को इनके पड़ोसी द्रोणपाल द्वारा कारित किया गया है। द्रोणपाल फिलहाल मौके से फरार है। इसकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक अभी नक्सली आक्रमण अकस्मात नहीं कर देते, पकड़े नहीं जाते या पूरी तरह खत्म नहीं कर दिए जाते, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। गृह मंत्री शाह ने ये बयान नई दिल्ली में दिए जहां उन्होंने सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और कोबरा कमांडो को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता के लिए सम्मानित किया। यहां ऑपरेशन हाल ही में छत्तीसगढ़ के कुर्रे गुडटुल्लू पहाड़ी पर अंजाम दिया गया, जिससे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान माना जा रहा है। अमित शाह ने वीरता और समर्पण के लिए सभी जवानों को बधाई दी और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां नक्सलवाद का पूरी तरह खत्म होगा। तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। बीआरएस नेता और तेलंगाना जागृति की संस्थापक की कविता ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा ऐसे समय आया जब एक दिन पहले ही बीआरएस प्रमुख और उनके पिता के चंद्रशेखर राव ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। दरअसल कविता ने अपने चचेरे भाई और पूर्व मंत्री हरीश राव पर यह आरोप लगाया था कि वे अपने पिता की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कविता ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा कालेश्वरम परियोजना की
सीबीआई जांच के फैसले के पीछे हरीश राव की मौन सहमति है। यही नहीं, कुछ हफ्ते पहले उन्हें तेलंगाना बोग्गू गनी कार्मिक संगम के मदद अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। कविता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा कि वीआरएस के भीतर आंतरिक संकट गहराता जा रहा है। आगे सुनिए। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर, मैं ऐसा मानती हूँ, दबाव बना के मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ। मैं जब तेलंगाना में आके तेलंगाना के आंदोलन में शामिल हो गई, मैं रास्ते पे चली, मैंने लाठी खाई, मैं जेल भी गई। हर तरीके का जो भी कोशिश हो सकता है तेलंगाना के अलग रियासत हासिल करने के लिए, मैं वो तमाम कोशिशों में शामिल थी। मैं तो आंदोलन से आई हूँ, इन्होंने अभी मुझे पार्टी से, सियासत से निकालने का काम किया है, तो मैं फिर आंदोलन में चली जाऊंगी। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से, हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से, बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। और मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से भी डिमांड करती हूं कि आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का आज काम किया है, हमारे बीआरएस में जो धोखेबाज लोग हैं उनसे मिलके आपने जो बीआरएस के परिवार को तोड़ने का कोशिश किया है, तेलंगाना की आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी। थैंक यू। जय तेलंगाना। इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रदेश को झकझोर कर दिया है। सरकारी हॉस्पिटल के NICU यानी नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में चूहे के काटने से एक नवजात की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक चूहों ने एक नवजात की उंगलियां कुतर दी, जबकि एक अन्य शिशु के सिर पर और कंधे पर गंभीर चोटें आई। दोनों ही शिशु बेहद गंभीर हालत में थे और PICU में भर्ती थे। यह घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता का भयावह उदाहरण है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस मामले पर तत्काल एक्शन लिया है। कीट नियंत्रण एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नर्सिंग अधीक्षक को हटा दिया गया है। 2 नर्सिंग स्टाफ सस्पेंड हुए हैं और शिशु रोग विभाग का अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिशु जन्म से ही गंभीर स्थिति में थे। उनके फेफड़े, किडनी और आंतों में जन्मजात टिकते भी थे, जो मौत की मुख्य वजह बनी। लेकिन अस्पताल से चूहे द्वारा काटे जाने की घटना से लापरवाही की पोल खोल दी है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बनाई गई है जो पूरे मामले की निगरानी करेगी। बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है जिस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई हुई है, क्योंकि आमतौर पे पेस्ट कंट्रोल यदि सही समय पर कर दिया जाता है तो चूहों का प्रवेश नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक चूहा अंदर आ पाया। इसका मतलब ये है कि पेस्ट कंट्रोल में करने में देरी हुई है, लापरवाही हुई है। इसीलिए
पेस्ट कंट्रोल करने वाली ये जो एजेंसी है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और उसको टर्मिनेट करने की नोटिस भी दी गई है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनको हटाया है और जो 2 नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया है। जो HOD है शिशु रोग विभाग की, उसको भी शो कॉज नोटिस दिया है कि इस प्रकार की लापरवाही क्यों हुई है। वो बच्चे दोनों PICU में थे, पीडियाट्रिक ICU में, और जन्मजात बहुत ही गंभीर स्थिति में दोनों बच्चे थे, जिनकी आंत और लंग्स और किडनी से संबंधित उनको कमियां थी, जिसके कारण ऐसे बच्चों को PICU में रखा जाता है क्लोज ऑब्जर्वेशन में। तो स्थिति तो उनकी गंभीर थी। ये भी पता किया गया है कि चूहे ने कितना अटैक किया है। तो एक दांत चूहे का उसके हाथ में गाड़ा था, लेकिन हाथ में कोई ऐसा डैमेज नहीं था जिसके कारण कि हाथ को नुकसान हुआ, जैसा कि बीच में आया कि हाथ ही कुतर लिया है। तो कुतरने जैसी बात नहीं थी, लेकिन एक दांत जरूर गड़ा था। और मौत का मुख्य कारण जो बताया गया है कि जो लंग्स और आंत उनके नॉन फंक्शनल थे शुरू से ही, मौत का कारण वो ज़्यादा है। लेकिन चूहे का उस वार्ड में प्रवेश करके यदि एक दांत भी गड़ा है तो ये लापरवाही साफ साफ दिखाई देती है। इसलिए लापरवाही करने वाले जितने भी संबंधित लोग रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ से लेके HOD से लेके और एजाइल कंपनी से लेके, सभी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सर, जो कार्रवाई कह रहे हैं, इस तरह की घटना पहले भी आ चुकी है सामने, तो आप मानते कार्रवाई पर्याप्त है? नहीं, कार्रवाई जैसा मैंने बताया कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बना दी है, जो वहाँ के सीनियर्स हैं, और राज्य शासन में भी हमने प्रमुख सचिव से कहा है कि यहाँ से भी एक टीम बना के और उसको इस प्रकार की स्थिति क्यों निर्मित हुई, इसकी जांच की पुख्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि आगे जो आवश्यक कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो सके, वो करेंगे। सर, इस तरह की जो घटना है कि पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के सरकार क्या सोच रही है, क्या कुछ कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। और जो आवश्यक सावधानी और लोगों को सेंसिटाइज करने का मामला है, कार्रवाई के साथ साथ हम उनको इस प्रकार से सेंसिटाइज भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे कि ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति किसी भी कीमत पर न हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।